नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए जीके जीएस की पहली क्लास है, जिसमें आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा भारतीय इतिहास, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे भारतीय इतिहास का सामान्य परिचय एवं ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके अलावा डेली रात 10 बजे हमारी सामान्य विज्ञान की सीरीज भी कंटिन्यू चालू है, जो कि रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 58 यानी 58 ईसा पूर्व में, 78 ईसवी में, 57 ईसा पूर्व में या 73 ईसा पूर्व में। तो याद रखिएगा, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शक संबंध का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा, शक संबंध का आरंभ राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, यह सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन है कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सबसे पहले याद रखिएगा, गुप्त संवत को आरंभ करने की तिथि 319 से 320 ईस्वी में मानी जाती है और गुप्त संवत को आरंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया था? ऑप्शन दिए गए हैं अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और इस प्रश्न का मतलब होता है, जिस दिन से चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल आरंभ हुआ था, उस दिन से उन्होंने नया कैलेंडर बनाया था कि 1 तारीख इसी दिन से काउंट की जाएगी। इस कारण से अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में उन्होंने एक संवत की स्थापना की थी या शुरुआत की थी, जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में या पूर्वी भारत के विजय के उपलक्ष्य में? तो याद रखिएगा, राजा हर्षवर्धन ने भी हर्ष संवत की स्थापना अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में की थी। और याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्नों का अधिकतर जवाब, अगर कोई संवत आरंभ होता है तो उसका जवाब यही होता है कि कोई नया राजा बना और जिस दिन उसने अपना शासन आरंभ किया उसी दिन से वह नया संवत या नया पंचांग स्टार्ट करता है। तो अधिकतर अगर किसी भी राजा से संबंधित कोई पंचांग या संवत का प्रश्न आता है तो याद रखिएगा, उसके राज्यरोहण के उपलक्ष्य में संवत या पंचांग शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है या कहा जाता है? ऑप्शन है विक्रम संवत, शक संवत, त्रिकूटक संवत या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कलचुरियों द्वारा त्रिकूटक संवत का उपयोग किया जाता था, इस कारण से त्रिकूटक संवत को भी कलचुरी संवत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन है तेलप द्वितीय ने, सोमेश्वर प्रथम ने, विक्रमादित्य सिक्स्थ ने या सोमेश्वर द्वितीय ने। तो याद रखिएगा, विक्रमादित्य छठवें ने चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा, विक्रमादित्य छठवें ने, कई बार एग्जाम में ऑप्शन में विक्रमादित्य द्वितीय, तृतीय और इस तरह से छठवां आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो याद रखिएगा, विक्रमादित्य छठवें ने आरंभ किया था चालुक्य विक्रम संवत को। अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? पूछा गया है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता था? ऑप्शन है हेरोडोट्स को, यूरिपिडीज को, थ्योरीडाइसिस को या सुकरात को। तो याद रखिएगा, आप
फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स को कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है थ्यूसिडाइसिस, हेरोडोट्स, मानेथो या होमर। तो याद रखिएगा प्रथम यूनानी इतिहासकार होने के कारण हेरोडोट्स को फादर ऑफ हिस्ट्री की उपाधि दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, हेरोडोट्स जो कि पहले यूनानी इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ऑप्शन है हेरोडोट्स, थ्यूरिडाइसिस, पॉलीबियस या टैसिटस। तो याद रखिएगा यह कथन है थ्यूरिडाइसिस का, जिन्होंने कहा था इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है द हिस्ट्रीज पुस्तक के रचनाकार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा द हिस्ट्रीज के रचनाकार है हेरोडोट्स, और इस प्रश्न को आप दोस्तों ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा। द हिस्ट्रीज लिखी है हेरोडोट्स ने, और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन दिया गया है अतीत का, समाज का, शासन का या पर्यावरण का। तो आप सभी जानते हैं इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है हीगेल, कार्ल मार्क्स, कलहड़ या बर्नी। तो याद रखिएगा इतिहास अपने को दोहराता है यह कथन है हीगेल का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा यह कथन भी हीगेल का है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, हीगेल। अगला प्रश्न है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा यह कथन है कार्ल मार्क्स का कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन दिया गया है इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है हीगेल, मार्क्स, एंजल्स या लेनिन। तो याद रखिएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, मार्क्स। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ऑप्शन है आधुनिक उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से समझाया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन है सीले का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, सीले। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिए हैं लेखक के नाम और सूची 2 में दिए हैं इतिहास की परिभाषाएं। सबसे पहले दिया है ओकसाट और उसके सामने दिया है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। तो याद रखिएगा यह कथन है कलिंगवुड का, इतिहास विचारों का इतिहास है, यानी कि सी का होगा 1। फिर दिया है इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं, तो यह कथन है ब्यूरी का, यानी कि डी का होगा 2। और याद रखिएगा ओकसाट के अनुसार सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यानी कि ए का होगा 3 और ट्रेवेलियन का होगा यानी कि बी का होगा 4।
इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, यह कथन था ट्रेवेलियन का। तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। एक बार इन कथनों को फिर से आप ध्यान रखिएगा, इनसे सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कथन तो यह याद रखिएगा कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, यह कलिंगवुड का कथन है। इसके बाद है इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं, यह ब्यूरी का कथन है। फिर है सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यानी कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यह कथन है ओकसाट का, यानी कि ए का। और इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, यह कहना था ट्रेवेलियन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा 3 4 1 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। ऑप्शन में दिया गया है धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन या लक्ष्मण सेन। तो याद रखिएगा इन चारों में से सिर्फ लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा या था। तो याद रखिएगा शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। तो यानी कि 2009 से अगर अपन 78 को घटाएंगे तो आएगा 1931, यानी कि 1931 का वर्ष होगा शक संवत के अनुसार, और वर्तमान में 2009 होगा। इसका मतलब है मॉडर्न कैलेंडर से 78 वर्ष बाद शुरू हुआ था, तो 78 साल कम, मतलब 78 साल पीछे चल रहा है शक संवत, याद रखिएगा। और अगर विक्रम संवत की बात की जाए तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा 78 ईस्वी में हुआ था शक संवत, और ईसा पूर्व यानी कि बीसी में हुआ था विक्रम संवत। तो इसमें मॉडर्न कैलेंडर में 58 प्लस 1 मतलब 0 ईयर वाला 59 जोड़ने से वर्तमान कैलेंडर में और विक्रम संवत में कंपेयर किया जाएगा। अगला प्रश्न है विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने का मान कितना होगा। तो जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था, विक्रम संवत हुआ था 58 बीसी में स्टार्ट, तो 2070 से 57 को माइनस किया जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक से 59 बोल दिया था, एक वर्ष कंप्लीट होने पे एक वर्ष माना जाएगा, यानी कि एक कम काउंट किया जाएगा, तो 57 माइनस किया जाएगा 2070 से। तो 2013 इसका सही जवाब होगा, 2013 ईस्वी, याद रखिएगा। और इन चीजों का भी याद रखिएगा, एग्जाम में ईसा पूर्व नहीं लगा देना, 2000 ईस्वी लगेगा, 2013 ईस्वी। और ये 57 वाला मैटर ये है कि 58 बीसी से शुरू हुआ, लेकिन एक साल मतलब कंप्लीट होने के बाद एक साल काउंट किया जाएगा, यानी कि फिर बचा 57, तब जीरो डेट स्टार्ट हुई, और उसके बाद 70 साल लिए, तो 57 माइनस किया जाएगा। अगला प्रश्न है किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ऑप्शन दिया गया है गायम बतिस्ता बिको, बेनेडिक्टो क्रोचे, ओसवाल्ड स्प्रेंगलर और आगस्टे कोम्टे। याद रखिएगा इनके नाम आपको जरूर कठिन लग रहे होंगे, बाकी एग्जाम में इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं। और याद रखिएगा समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, यह कथन था बेनेडिक्टो क्रोचे का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था। तो याद रखिएगा यह कहा था E.H. कार्ल ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी संक्षिप्ताक्षर है, यानी कि किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो आप सभी जानते हैं बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, बिफोर क्राइस्ट। अगला प्रश्न है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं एडी का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा जीरो डेट से पहले बीसी प्रयोग किया जाता है ईसवी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और जीरो डेट के बाद एडी का प्रयोग किया जाता है। यह चीज आप में से काफी लोगों को पता होगी, बाकी कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, इस वजह से बताइए।
और इसके अलावा याद रखिएगा 0 डेट के पहले उल्टी गिनती काउंट की जाती है, यानी कि 1 बीसी के पहले होगा 2 बीसी, फिर 3 बीसी, फिर 4 बीसी, और इधर होगा 1 2 3 जो वर्तमान में गिनती काउंट की जा रही है। अगला प्रश्न है वर्ष 50 ईसा पूर्व, जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, ईसा से 50 वर्ष पूर्व यानी कि -50 में काउंट किया जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं वर्ष 150 ईसा पूर्व से पहले, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद, जिस वर्ष में 150 ईसा पूर्व आता है, या जिस दशक में 150 ईसा पूर्व आता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा 50 ईसा पूर्व, ये इस तरह से रहेगा। 150 पे 149, 148 ऐसे काउंट किया जाएगा 0 डेट तक। अगला प्रश्न है वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? ऑप्शन है 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, या 11वीं शताब्दी ईस्वी में। तो याद रखिएगा वर्ष 1015 या 1015 11वीं शताब्दी में आएगा, 11वीं शताब्दी ईस्वी में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है संवत्सर, या जिसका मतलब होता है संवत या पंचांग, और सूची 2 में दिया है किस समय से गणना की जा रही है, यानी कि वर्तमान से। तो सबसे पहले दिया है विक्रम संवत्सर, या संवत भी इसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में की थी, यानी कि बीसी में हुई थी। और इसके पहले एक फैक्ट और याद रखिएगा, 3102 ईसा पूर्व सबसे पुराना संवत माना जाता है कली संवत। तो डी का होगा ए, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। फिर शक संवत आप सभी जानते हैं, अभी अपन ने डिस्कस किया 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो बी का होगा 3, ए का होगा 4। फिर बचा गुप्त संवत्सर, तो यह 320 ईस्वी में, तो सी का होगा 2, तो 4321। यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, 4 2 बार टाइप हो गया है, 4321। ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब होगा। विक्रम संवत याद रखिएगा 58 ईसा पूर्व यानी बीसी में, शक संवत 78 ईस्वी में यानी कि एडी में, गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी में, और कली संवत्सर याद रखिएगा सबसे पुराना है 3102 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो विक्रम संवत हुआ था 58 बीसी में स्टार्ट, और शक संवत हुआ था 78 ईस्वी यानी कि एडी में। तो इनको ऐड कर देंगे, याद रखिएगा यहाँ 57 ऐड होगा, क्योंकि वर्ष का अंतर तब माना जाता है जब एक वर्ष पूरा होगा, यानी कि 58 बीसी से एक वर्ष पूरा होगा तो 57 से काउंट किया जाएगा, तब जाके ये एक वर्ष का हुआ। तो 78 और 57, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 13, 135 वर्ष का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति, या जिसे स्ट्रेटिग्राफी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसी को समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है, यानी कि किसे समझने प्रयुक्त की जाती है स्ट्रेटिग्राफी। ऑप्शन है किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, या दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति। तो याद रखिएगा स्ट्रेटिग्राफी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? ऑप्शन है हेरोडोटस ने, हीगेल ने, बीए स्मिथ ने। तो यह तो काफी पुराने पुरातत्व शास्त्रीय याद रखिएगा या इतिहासकार है। और विलियर्ड लिब्बी ने कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, विलियर्ड लिब्बी। अगला प्रश्न है काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अपनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है कार्बन 14, आर्गन 40 आइसोटोप, स्ट्रोंशियम 90,
या यूरेनियम 238, तो याद रखिएगा कास्ट यानी कि लकड़ी, अस्थि यानी कि हड्डी और शंख यानी कि कैल्शियम के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कार्बन 14 टेक्निक का उपयोग किया जाता है, जिससे उनकी आयु का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, कार्बन 14। अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है जीवाश्म, पौधे, चट्टानें या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कार्बन डेटिंग का उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के तहत हिस्ट्री की पहली क्लास, जिसमें आज हमने इतिहास का परिचय एवं सामान्य ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। इसके बाद ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित कुछ अलग प्रश्नों को अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा डेली रात में 10 बजे आरआरबी 2024 की परीक्षाओं को टारगेटेड साइंस की क्लास भी अथर्व एकेडमी चैनल पर अपलोड की जाती है। तो अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।